हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिसका हमारी रियल लाइफ में भी बहुत ही हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं। इस कंसेप्ट को बहुत सारे सिचुएशंस में हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, चलिए शुरुआत करते हैं। Mohan prepares tea for himself and his sister. He uses 300 ml of water, 2 spoons of sugar, 1 spoon of tea leaves and 50 ml of milk. Mohan prepares a tea for himself and his sister. तो अगर मोहन दो लोगों के लिए न्यू तो अगर मोहन दो लोगों के लिए if he prepares a tea, then he will use 300 ml of water water 300 ml, sugar 2 spoons, tea leaves 1 spoon and 50 ml of milk 50 ml. So how much quantity of each item will he need if he has to make a tea for 5 persons? तो यहाँ पर दो लोगों के लिए ये क्वांटिटी दी है, तो 5 लोगों के लिए ये क्वांटिटी क्या होगी। तो ये एक सिचुएशन है हमारे सामने। तो हम यहाँ पर पहले ये डिसाइड करेंगे कि अगर दो लोगों के लिए इतना इतना क्वांटिटी है तो एक के लिए कितना होगा, और फिर अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमें 5 लोगों के लिए जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। तो 300 फॉर 2 पीपल, तो 1 पर्सन के लिए 150 होगा वाटर, 150 ml इंटू 5 करोगे तो 15 5 75, तो 75 ml फॉर 5 पीपल। शुगर अगर दो लोगों के लिए 2 स्पून है तो एक के लिए 1 स्पून, इसका मतलब 5 के लिए 5 स्पून। अगर दो लोगों के लिए 1 स्पून टी लीव्स है तो एक के लिए हाफ, तो 5 पीपल के लिए 2.5 स्पून। और अगर दो लोगों के लिए मिल्क 50 ml है तो एक के लिए 25 ml होगा, तो एक के लिए 25, तो 5 लोगों के लिए 25 इंटू 5 125, तो 125 ml 5 लोगों के लिए। तो ये हमने दो लोगों के लिए जो क्वांटिटी यूज़ की है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन से हमने 5 लोगों के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी वो हमने ढूंढ निकाला। तो यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया इसको कहते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि कितने लोग होंगे, नंबर ऑफ पीपल एंड क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। उस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ पीपल कम होंगे तो क्वांटिटी भी कम रिक्वायर्ड होगी। तो अगर ऐसे दो क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है,
या फिर ऐसी दो क्वांटिटी है जो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होती है, तो उन दोनों क्वांटिटी दीज क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसा हम कहते हैं। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। इफ़ टू स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स टू अरेंज चेयर, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये एक टी वाला एग्जाम्पल। एंड दिस सेकेंड एग्जाम्पल, what does it say कि if two students take 20 minutes to arrange chairs for an assembly, then how much time would 5 students take to do the same job? अब आइए इस सिचुएशन को समझते हैं। ये सिचुएशन और पहली वाली सिचुएशन दोनों अपोजिट है, ये इसमें कुछ अलग होगा। तो हमने पहली वाली सिचुएशन में क्या देखा था कि जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी फॉर मेकिंग अ टी। और अब इसमें क्या बोला है कि 2 स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स। तो देखिए, अगर दो लोगों को 20 मिनट्स लग रहे हैं चेयर्स अरेंज करने के लिए, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट्स टेक टू डू द सेम जॉब? तो यही काम करने के लिए 5 बच्चों को कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस है कि अगर दो लोगों को 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो अगर 5 लोग आ जाएंगे हेल्प करने तो काम जल्दी हो जाएगा, 20 मिनट्स से तो कम ही टाइम लगेगा, ये ऑब्वियस है। तो ये लेकिन फाइंड कैसे करें? ऊपर वाले केस में तो हमने देख लिया कि कैसे फाइंड किया, हमने निकाल लिया कि एक पर्सन को जितना टाइम लग रहा है और फिर जितने पर्सन का फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो लोगों को 20 मिनट, तो 1 पर्सन को 10 मिनट्स और फिर 5 पर्सन को 10 × 5 तो 50 मिनट्स। तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक पर्सन को 10 मिनट्स लग रहे हैं तो 5 पर्सन को काम करने में 50 मिनट्स कैसे लगेंगे? 10 मिनट से तो कम ही टाइम लगना चाहिए। तो ये तरीका गलत है सॉल्व करने का। तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो दो लोगों को 20 मिनट, तो 5 लोगों को कितना मिनट? तो इन दोनों के बीच में देखिए आप, अगर एक क्वांटिटी नंबर ऑफ पीपल अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर नंबर ऑफ़ पीपल 2 से 5 हो गए, मतलब कि इंक्रीज़ हुए, तो टाइम डिक्रीज़ होगा, 20 से टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ है, जो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये दो क्वांटिटी कौन सी दो क्वांटिटी है? एक साइड है नंबर ऑफ़ पीपल या फिर नंबर ऑफ़ पर्सन्स is inversely proportional to time required to complete the job। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। ये ऐसे 8 के जैसा, इन्फिनिटी के जैसा जो सिंबल है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स है, नंबर ऑफ़ पीपल है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम लोग 1/टाइम लिख रहे हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सिंपली टाइम लिखते, 1/टाइम नहीं लिखते। तो ऊपर देखिए, यहाँ पर पीपल, नंबर ऑफ़ पीपल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। अगर इन्वर्स होता तो 1/क्वांटिटी लिखते हम लोग। तो ये दो एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की कि क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो अब तक हमने एक चीज़ सीखी यहाँ पर, वो ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, इफ वन क्वांटिटी increase, another also increases।
वहीं पर इन्वर्स में क्या होता है कि इफ़ वन क्वांटिटी increases then other will get decrease या other will decrease, simply decrease। अभी मेरे ग्रामर को थोड़ा सा इग्नोर करना, हमें समझना है कंसेप्ट। सो इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर विल डिक्रीज। तो ये डिफरेंस हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि अगर एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है, तो हम कहते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x बढ़ता है और y भी बढ़ता है, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा, ऐसा है तो हम कहते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। बट उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखने का तरीका ये है, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर x इंक्रीज़ होता है तो y डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर y इंक्रीज़ होता है तो x डिक्रीज़ हो जाता है। तो x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे ऐसे, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो 1/y लिखेंगे। इसको रीड कैसे करेंगे? x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं साइन, या फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इतना आपको समझ में आया होगा क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, दो एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, कहाँ कहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। सो वी कम अक्रॉस मैनी सच सिचुएशंस इन आर डे टू डे लाइफ। देखिए, मैंने बोला था ना, डे टू डे लाइफ में भी हम ये बहुत सारी जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं, हमारा कभी ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये कंसेप्ट ये जो मैथ्स का कंसेप्ट है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। सो वेयर वी नीड टू सी वेरिएशन इन वन क्वान्टिटी ब्रिंगिंग इन वेरिएशन इन अदर क्वान्टिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, if the number of articles purchased increases, the total cost also increases। अगर हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये आप बता सकते हो क्या ये इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? यस, सो नंबर ऑफ आर्टिकल इज़, सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल x है और कॉस्ट y है, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, आप ऐसा कह सकते हो। नंबर ऑफ आर्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड सिचुएशन है कि मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न। ज़्यादा पैसा जमा करोगे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसा जमा करोगे कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो मनी डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट अर्न, ये दो क्वांटिटी है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। As the speed of a vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases। यहाँ पर देखिए आप कि एक फिक्स डिस्टेंस मुझे कवर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर, मुझे 100 किलोमीटर कवर करना है। तो अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा, स्पीड इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे कम टाइम लगेगा, और अगर मैं स्पीड डिक्रीज़ करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, और अगर मैं दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता हूँ तो पहली वाली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में स्पीड एंड टाइम, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये जो थर्ड वाला सिचुएशन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था, और पहला वाला भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था। चलिए समझते हैं फोर्थ सिचुएशन को क्या है ये फोर्थ सिचुएशन। सो फॉर अ गिवन जॉब, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अगर लोग ज़्यादा होंगे, कोई एक काम करने के लिए अगर जितने लोग ज़्यादा होंगे, जितने वर्कर्स ज़्यादा होंगे, उतना कम टाइम लगेगा। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स और टाइम, एक वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वर्कर्स डिक्रीज़ होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये एग्जाम्पल भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि वर्कर्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
नंबर ऑफ वर्कर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है। सो अब हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व दैट चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। तो ऐसी जितनी भी जो भी सिचुएशंस होगी जहाँ पर दो क्वांटिटीज़ है, जिसमें एक में चेंज किया तो दूसरी में चेंज आता है, तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो उसमें भी एक कंडीशन है कि ठीक है, चलिए अभी तो इतना समझ लिए, इतना समझना इनफ है कि डायरेक्ट और इन्वर्स में क्या होता है। एक इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी तो डायरेक्ट, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी तो इन्वर्स। अब आगे आपको कहा है कि राइट 5 मोर सच सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस ढूंढ के आप एक लिस्ट बनाइए। सो वेयर चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। फिर टेक्स्ट बुक में आपको कहा है कि हाउ डू वी फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम नीडेड बाय मोहन और टाइम 5 स्टूडेंट्स टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो ऊपर जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि मोहन को 5 लोगों के लिए टी बनानी है तो कितना टाइम लगेगा, ये आपने कैसे निकाला, कैसे फाइंड किया। और 5 लोगों को, 2 लोगों को काम ख़त्म करने में अगर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स जो भी लगते हैं, तो 5 लोगों को काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये इसका आंसर हमने कैसे निकाला। तो यही हमें सीखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली सिचुएशंस होंगी, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला सिचुएशन हुआ, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।